नमस्कार दोस्तों, सतीश इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी पे हम फुल डिटेल बात करेंगे। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय बिहार विधान परिषद सचिवालय के चालक संवर्ग के अंतर्गत चालक एवं संदेशवाहक मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशन जारी की गई है। आपको बतला दें, बिहार विधान परिषद की तरफ से 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पहला चालक के लिए, दूसरा संदेशवाहक या मैसेंजर के लिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का हम बात करें तो vidhanparishad.bihar.gov.in है। आइए इसके महत्वपूर्ण डेट की बात करते हैं। इस एप्लीकेशन की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 29 सितंबर को 5 बजे से शुरू कर दी गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 29 सितंबर को 5 बजे से शुरू कर दी गई है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 अक्टूबर है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर रखी गई है। आपको एक बार हम बतला दें, 29 सितंबर से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आखिरी डेट 20 अक्टूबर रखा गया है, जबकि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर रखी गई है। चालक एवं कार्यालय परिचारी के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। आपको मतलब इसमें जो पद है घट या बढ़ सकती है। अब हम आरक्षण अपबंधित रिक्तियों का विवरण देखें। इसमें 2 पद हैं, आपको हम बतला चुके हैं। पहला चालक, दूसरा कार्यालय परिचारी। इसमें जो वेतन होगा चालक में लेवल 2 का होगा, वहीं लेवल 1 का कार्यालय परिचारी का। इसमें 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए आरक्षित पद रख दी गई है 35%। आइए अब हम इसमें अनारक्षित सीट का बात करें चालक के लिए तो 2 है, 1 वहीं महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है, वहीं अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 1, वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है, वहीं महिलाओं के लिए 1 है। यानी पदों की कुल संख्या की हम बात करें तो 9 है, वहीं महिलाओं के लिए 4 है। वहीं कार्यालय परिचारी की बात करें तो टोटल संख्या पदों की 15 है, वहीं महिलाओं के लिए 5 है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। दिव्यांगों के लिए सिर्फ कार्यालय परिचारी में ही है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सीट नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक लाभार्थी को निम्नवत शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक की ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। बतलाए थे चालक का जो वेतन होगा लेवल 2 का होगा, यानी 19,900 से 63,200 तक वेतन हो सकता है। नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी इसमें ऐड करके भी दिया जा सकते हैं। वहीं चालक के लिए हम योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV या HMV होनी चाहिए। उसके बाद साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं कार्यालय परिचारी की बात करें तो आपको हम बतलाए थे लेवल 1 का वेतन होने वाला है, यानी 18,000 से 56,900 तक वेतन होगा
प्लस में नियमानुसार अनुमानीय अन्य भत्ते भी उसमें जोड़ कर दिए जाएंगे। इसमें हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए आवेदक, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। एक बार और बतला दें, आवेदक मैट्रिक पास होनी चाहिए। दूसरी बात, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होनी चाहिए। तीसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, LMV या HMV, और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। ये चालक की शैक्षणिक योग्यता हो गई। वहीं हम परिचारी की बात करें, मैट्रिक पास होना चाहिए आवेदक, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होनी चाहिए। तीसरी बात, साइकिल चलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। 7वां अनुरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर होंगे जो लेवल 2 के चालक के लिए होंगे, वहीं कार्यालय परिचारी के लिए लेवल 1 के वेतन होंगे। अब आरक्षण की बात करते हैं। इसमें तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आपको बतला दें, आरक्षण जो है जाति के आधार पे होगा। दूसरी बात, आवेदक बिहार का मूल निवासी होनी चाहिए। यदि बिहार के निवासी आवेदक नहीं है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बतला दें, फॉर्म भर रहे हैं और आप आरक्षण का दावा उस समय नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षित कोटि के लाभार्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का आकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय वही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आपको बतला दें, ऑनलाइन भरते समय आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। वही प्रमाण पत्र आपको नियुक्ति के समय वही प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो आप जो आरक्षण का दावा किए हैं वो आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी हैं तो आपके पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि विवाहित या अविवाहित महिलाएं हैं तो जाति प्रमाण पत्र उनको अपने पिता के अस्थायी पता के देना होगा। अस्थायी निवासी या मूल निवास प्रमाण पत्र देने होंगे। पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यदि आप पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के दावा करते हैं तो आपके लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने होंगे। जैसे में जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जो कि अविवाहित या विवाहित महिला अपने पिता के अस्थायी पता के निर्गत प्रमाण पत्र देंगे। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। आपको हम बतला दें, जाति या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको अपने पिता के नाम से देना है, न कि पति के नाम से। एक बार आपको हम बतला दें, यदि आप पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, यदि विवाहित या अविवाहित महिलाएं हैं तो उनको अपने पिता के नाम से निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, न कि पति के नाम से। अगला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के अनुसार वन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आपको हम बतला ही दिए हैं, महिलाओं के लिए इसमें 35% आरक्षण दे होगा। आपको यह भी हम बतला चुके हैं, वैश्या आवेदक जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के रिक्त उपलब्ध की स्थिति में नियमानुसार 2% आरक्षण दे होगा।
उम्र सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 1/1/2025 को 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। आपको एक बार और बतला दें, जो मिनिमम एज रखा गया है 1/1/2025 तक 18 साल होना चाहिए, जबकि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, वहीं अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, इन दोनों के पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्रों में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी मैट्रिक में जो आपका जन्म तिथि होगा वही मान्य होगा। यदि आप सरकारी सेवा में लगातार 3 वर्षों तक आप सेवा कर चुके हैं तो उनमें अधिकतम आयु में 5 साल वर्ष की छूट होगी। एक बार बतला दें आपको, यदि आप सरकारी सेवा में लगातार 3 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं तो आपकी अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगा। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये कब दी जाएगी? जब आपका वास्तविक उम्र 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा की पद्धति की बात करें, चालक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित परीक्षा ली जाएंगी। चालक पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहली जो होंगी लिखित परीक्षा, वहीं दूसरी होंगी चालक कौशल एवं ट्रेड जांच। चालक की हम बता दें 2 परीक्षा होंगी, पहला लिखित परीक्षा और दूसरा चालक कौशल एवं ट्रेड जांच। लिखित परीक्षा में आपको ओएमआर शीट पे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। आपको हम इसमें विषय बता दें कौन कौन से विषय होंगे। सामान्य अंक गणित होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित होंगे और सामान्य हिंदी होंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगी। प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। अगर बदला दे, परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटों की होगी। अब परीक्षा की भाषा का जो माध्यम होगा हिंदी या अंग्रेजी दोनों होगा। यदि हिंदी और अंग्रेजी में अगर प्रश्नों में भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न के ही मान्य होंगे, हिंदी वाले मान्य नहीं होंगे। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य अंक गणित 30 प्रश्न के होंगे, जिसमें एलसीएम होंगे, एचसीएफ होंगे, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बटा, साधारण ब्याज, आप ये सब देख सकते हैं। वहीं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यातायात के नियम से 40 प्रश्न होंगे। अब पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो आपको एक और बतला दें, जो लिखित परीक्षा होंगी यानी सामान्य अंक गणित जो होंगी 30 प्रश्न होंगे। वहीं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से 40 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न होंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिफाई मार्क्स की हम बात करें, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। जो इसमें सफल होंगे उनको अगले चरण में चालक कौशल एवं ट्रेड जांच में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों का अगले चरण की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि समान अंक हो जाता है तो इसमें
जन्म तिथि के आधार पर ज़्यादा एज होगा उनको मेधा सूची में रखा जाएगा। चालन कौशल एवं ट्रेड जांच के लिए 50 अंकों की ली जाएगी। चालन कौशल परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चालक पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे। अब कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिससे ओमरशीट परीक्षा होंगी। ओमरशीट पे और विषय होंगे आपके सामान्य अंक गणित होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान होंगे और सामान्य हिंदी होंगे। इसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो 100 होंगे, जिसमें 4 अंक होंगे सही होने पे, गलत होने पे 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटों की परीक्षा होगी। भाषा हिंदी इंग्लिश होंगी। अगर दोनों विषय की भिन्नता में प्रश्न अलग होते हैं तो अंग्रेजी वाले की मान होगा। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य अंक 30 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी 30 प्रश्न होंगे। इसमें क्वालिफाई मार्क्स की बात करें, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आपको बतला दें 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो समय लेकर पूरा डॉक्यूमेंट अपने पास व्यवस्थित कर आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। कुछ दिनों में इस पे हम फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है वैसा वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके अपना सुझाव दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो कि व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।